हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 30 प्राचीन भारत का इतिहास उपिंदर सिंह। और इसमें आज हम लोग बात करेंगे पिछली क्लास का अगला टॉपिक यानी कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत में अशोक के अभिलेख। यानी कि अभिलेखों के माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर अशोक के अभिलेखों में ऐसा क्या दिया हुआ है कि जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सही जानकारी मिल सके एक स्रोत के तौर पर। बाकी तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो पूरा का पूरा इतिहास है वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिर भी मौर्य साम्राज्य के स्रोत के रूप में अशोक के अवलोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि वहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना आपके प्रारंभिक परीक्षा में बन ही जाती है। इसीलिए मैंने आज के इस टॉपिक में अशोक के अभिलेखों पर पूरी चर्चा करने की कोशिश की है। तो आप लोग सभी जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और फटाफट मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो एवरीवन, आज बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास उपिंदर सिंह की पुस्तक में। उससे पहले सबसे पहले फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप में से जो भी सभी छात्र अभी 2026 या 2027 को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के कैसे और किस तरीके से की जाए और चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में तैयारी करें और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, तो आप लोग अभी ईयर एंड सेल इसका मौके का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए ईयर एंड सेल जो है अवेलेबिलिटी आपको 31 दिसंबर तक इसको लॉन्च किया हुआ है। इसके माध्यम से आप एक अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर में आप दिसंबर का इवनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। 2026 का बैच, 2027 का बैच, दो अलग अलग बैच हैं जिनका फीस डिस्काउंट होकर के ये पड़ता है आपके 26,999 और 32,999 रुपए पड़ता है। और इसमें ये आपको पड़ेगा जब आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। और इस बैच में आपको एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर, शाम को 6 बजे इवनिंग बैच है। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरी गाइडेंस में, जिसमें आपको प्री मेंस का फाउंडेशन क्लास तो चलेगा ही चलेगा, साथ के साथ में आप लोगों की प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस भी होंगी, उनकी टेस्ट सीरीज भी होंगी, पर्सनल मेंटर्स भी दिए जाएंगे और बुक्स का सेट भी आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप में से जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है कि आप इसी ईयर एंड सेल के उपलक्ष्य में आप लोग NCERT की जो बेहतरीन 5 किताबें हैं आपकी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री की 5 सभी नई पुरानी किताबों को मिलाकर के बेहतरीन किताब बनाई गई है, जिसको आप रीड करके अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लियर कर सकते हैं। और ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 1200 रुपए में घर बैठे आप लोगों को। तो आप अपना पहले बेस तैयार कीजिए और बेस तैयार करने के लिए आपको 42 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन 5 किताबों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, कंपाइल करके आपको दी गई हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, नाम के लिए NCERT नहीं है, ये प्रॉपर NCERT है। सारे कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मात्र 1200 रुपए में। जल्दी कीजिए, इस बुक को आप लोग ऑफर को कैश करिए और बटन दबाइए, ठीक है ना। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको चर्चा किया था मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में, और उससे पहले मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास मौर्य साम्राज्य के स्रोत के तौर पर अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख जो हैं ये आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का एक विलक्षण शासक है अशोक, जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा भारत में शुरू की थी। अभिलेख यानी कि पत्थर पर अपने जो विचार हैं उनको लिखने की परंपरा उसने शुरू की थी। हालांकि यहां पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रेरणा है, कहा जाता है कि जो अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा है वो आपके डेरियस यानी कि दारा सेकंड के अभिलेखों से मिलती है, जो हखामनी शासक था।
उसने भी भारत में कुछ अभिलेख बनवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे सिंध के क्षेत्र में, और उसके कई सारे अभिलेख मिले हैं। तो कहा जाता है कि ये इसकी एक परंपरा है कि वहां से उसने डेरियस से प्रेरणा ली थी उसी तरीके से, ठीक है ना। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ जाता है। यानी कि इसके अभिलेखों से हमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास, उसकी भौगोलिक सीमा, उसका सामाजिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन, उसका सांस्कृतिक जीवन, हर पहलू की जानकारी हमको मिलती है। हर पहलू की जानकारी, इतना विस्तृत विवरण इन अभिलेखों के माध्यम से हमको मिल जाता है। अब वो विवरण कैसे मिलता है, किस तरीके का विवरण मिलता है, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम जान लें कि अशोक के अभिलेख क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं और क्या क्या हैं। उसके बाद उनसे हमें क्या क्या इतिहास की जानकारी मिलती है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अशोक के अभिलेख हम बात करें तो मोटा मोटा यहां ध्यान रखिएगा, लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 40 से ज्यादा, 40 प्लस अभिलेख हमको मिलते हैं, अभिलेख हमें मिले हैं। और ये अभिलेख 3 तरीके के हैं। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। 3 तरीके के अभिलेख हैं, ध्यान रखिएगा। शिलालेख यानी कि जो बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों पर लिखे गए हैं, पत्थर या चट्टानों पर बनाए लिखे गए। स्तंभलेख ये पत्थर के स्तंभ बना करके लिखे गए, उन पर लिखे गए हैं, इस तरीके से इस पर आपके लेख लिखे गए हैं। और ये चट्टानों पर लिखे गए हैं, और ये गुफाओं से संबंधित हैं। गुफाएं जो बनवाई थी अशोक ने, उससे संबंधित हैं, ठीक है ना। 3 तरीके के अभिलेख हैं, ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसमें और ध्यान रखिएगा, इन अभिलेखों की अगर हम बात करें तो भाषा जो है प्राकृत है, और इनकी जो लिपि है वो भी ध्यान रखिएगा, जो लिपि है वो 4 प्रकार की लिपि की हमको जानकारी मिलती है, 4 प्रकार की। सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, जो हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना। उसके बाद आपके दूसरी जो है आपकी खरोष्टी लिपि है। नंबर 3 आपकी अरमाइक लिपि है, और नंबर 4 आपके यूनानी लिपि है। यानी कि 4 लिपियों में मिले हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 लिपि है, मूल भाषा की प्राकृत है। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, ये चारों जो लिपि में जो मिले हैं, ये केवल और केवल आपके बृहत शिलालेख मिले हैं। कौन से? बृहत शिलालेख, केवल और केवल। बाकी अन्य अभिलेख किसमें मिले हैं? प्राकृत भाषा और आपकी ब्राह्मी लिपि में। अब कहोगे बाकी कौन से बचे? तो बृहत शिलालेख के संदर्भ में आपको बता दूं कि शिलालेख जो है आपके 2 तरीके के हैं। एक है बृहत शिलालेख जो बड़े स्तर पर बनाए गए, और दूसरे हैं लघु शिलालेख, माइनर। उसी तरीके से स्तंभलेख भी हैं, बृहत स्तंभलेख, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख, ये रहे। और ये गुहालेख, ये सिंपल से एक ही है। तो इसमें से केवल और केवल एक चीज ध्यान रखना, केवल ये वाले जो हैं ये हैं बस, और बाकी सभी आपके ये रहे। तो यानी कि स्तंभलेख की भाषा क्या है? स्तंभलेख की दोस्तों भाषा है प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। अब चाहे स्तंभलेख दीर्घ स्तंभलेख हो या लघु स्तंभलेख, गुहालेख हो या कुछ भी,
तो ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि भाई आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसी में से कुछ ऐसे और भी अभिलेख हैं जो आपके इनके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो कैसे कैसे कहां कहां से कौन कौन से मिले हैं वो भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, तो वहां से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे शहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान में है, और मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्टी लिपि का है, खरोष्टी लिपि में है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है ना। दूसरा है आपका सरेकुना, सरेकुना, सरेकुना किस भाषा में है? सरेकुना है यूनानी भाषा में, यूनानी लिपि में, यूनानी लिपि ये रही। और एक है लगमान, लगमान, ये सब आपके उधरी साइड के हैं, और लगमान है आपके अरमाइक भाषा में, अरमाइक लिपि में, अरमाइक में। ओके, ध्यान रखिएगा। और जो सरेकुना है इसे द्विभाषी भी कहते हैं क्योंकि इसमें यूनानी और अरमाइक दोनों हैं। माइक दोनों हैं और ये द्विभाषी है, द्विभाषी यानी कि दो भाषाओं में ये है, एक साथ दो लिपियां हैं एक तरीके से। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं। ओके, और ये सब अशोक के हैं। तो सिंपल सा अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में 40 से ज्यादा अभिलेख मिले हैं। इनकी मूल भाषा प्राकृत और लिपि ये 4 प्रकार की हैं जो कि बृहत शिलालेख की हैं। बाकी लघु शिलालेख, बृहत स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, गुहालेख, इनकी जो भाषा है वो प्राकृतिक है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, ठीक है ना। बाकी कुछ जो आपको एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं वो है आपके शिलालेख के संदर्भ में कि कौन कौन से हमको अन्य भाषाओं में या अन्य लिपियों में मिले हैं। ओके एवरीवन, क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में कि अशोक का अभिलेख जो प्रथम अभिलेख है जिसकी खोज हुई, प्रथम अभिलेख जिसकी खोज हुई वो 1750 में खोज हुई थी। सबसे पहले खोज जो हुई है 1750 में, ठीक है ना। टी पेंथलर ने खोजा था दिल्ली मेरठ वाले को, टी पेंथलर ने खोजा दिल्ली मेरठ वाला स्तंभलेख, और ये स्तंभलेख है, ध्यान रखना, स्तंभलेख। और इसको जो पहली बार पढ़ा गया 1837 में, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था, वो था दिल्ली टोपरा। ये भी आपका स्तंभलेख है, ये भी आपका स्तंभलेख है जो पहली बार पढ़ा गया था। ओके एवरीवन, क्लियर है? अब हम इसके आगे अन्य चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई इनमें क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, किस तरह की चीजें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, इन तीनों का संबंध क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिलालेख का जो संबंध है ये है उसके राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। स्तंभलेख का जो संबंध है यह है उसका सामाजिक और उसका धार्मिक दृष्टिकोण, यानी कि इसी में उसकी धम्म की व्याख्या है। क्या है? धम्म की व्याख्या। और गुहालेख है, यह है टिपिकल धार्मिक, और यह आजीवक संप्रदाय को, आजीवक
संप्रदाय जो था उस समय, उसको दान देने का वर्णन है, का वर्णन है। तो पहला तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई इन सारी चीजों का संबंध किस किस से है। ओके, क्लियर। अब इसमें एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि शिलालेख जो है, मैंने कहा था नंबर 1 शिलालेख में, इसमें आपके हैं कुछ तो हैं दीर्घ शिलालेख और कुछ हैं आपके लघु शिलालेख। ठीक है, दीर्घ शिलालेख जो हैं, लेख जो हैं, ध्यान रखिएगा, लेख हैं टोटल मिलाकर के 14, यानी कि 14 बातें हैं, उसके 14 विचार हैं अशोक के। ठीक, लेकिन ये लेख कितनी जगह से मिले हैं, स्थान कितने हैं? स्थान है टोटल 8, यानी कि 8 स्थानों पर इसने अपनी 14 बातें लिखवाई थी। और वो 8 स्थान कौन कौन से हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए। जैसे सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगड़, ऐरागुड़ी और सोपारा, ये रहे। यानी कि 8 स्थान जो हैं, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार गुजरात, धौली, जौगड़, सोपारा और एर्रागुड़ी। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये रहे, और हर एक में उसकी 14 बातें लिखी हुई थी, हर एक में। यानी कि उसने 14 विचार अपने सभी जगह पर लगवाए थे, पत्थर कटवा करके उसने उन पर 14 बातें लिखी थी, जनता को संबोधित किया था कि क्या रही 14 बातें, 14 विचार क्या हैं अशोक के। यानी कि अपने विचारों को जनता को संबोधित करने वाला पहला शासक है भारत में। और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, धौली और जौगड़, ये दोनों जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा बोले तो उस समय का कलिंग। और इसमें ध्यान रखना 11वीं, 12वीं और 13वें लेख नहीं है, नहीं है। उनकी जगह पर 2 पृथक लेख हैं, पृथक लेख। उन्हें कहते हैं पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक कलिंग प्रज्ञापन। और इसमें अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरे संतान के समान है। किसके समान है? समस्त प्रजा जो है मेरी संतान के समान है। जैसे चाहे वो कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी हो, तो एक पिता के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, सबके लिए उतना ही प्रेम होता है, उतना ही प्रेम मेरी कलिंग की प्रजा के लिए भी है, मेरे लिए सब बराबर है। ये इसमें कहा गया है। 2 बातें कही गई हैं, 11वीं 12वीं 13वीं बातों को हटा करके, बाकी जगह पर सारी बातें हैं। अब वो 14 बातें क्या क्या हैं, तो इनमें से आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन इनमें से जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें उसने पहली बार अपने देश और अपने पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी प्रदेश जो हैं, अन्य जो देश हैं, उनके संबंध में अपनी रणनीति का खुलासा किया है कि उसे क्या करना चाहिए और किन चीजों पर वो बल देना चाहता है। जैसे पहले लेख में वो कहता है कि जीव हत्या पर वो प्रतिबंध लगाता है कि भाई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं इसको निषेध करता हूं, आज के बाद मेरी रसोई में भी अब धीरे धीरे मांस के लिए जीवों की हत्या बंद की जाएगी। तो जो पहला लेख है वो जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध। उसी तरीके से दूसरा लेख है वो समाज कल्याण की बात करता है, समाज कल्याण।
वो चाहे मेरे देश में हो, चाहे पड़ोसी देश में हो या अन्य राज्य में हो, वो सभी जगह पर समाज कल्याण के लिए काम करना चाहता है। और इसी दूसरे लेख में उसने दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा की है और अपने एक पड़ोसी देश की भी चर्चा की है, अंटियोकस की, यवन राज्य की। तो सोचिएगा, यवन राज्य और दक्षिण के 4 राज्यों का चर्चा की गई है समाज कल्याण की। तीसरे जो लेख है उसमें उसने 3 अधिकारियों की चर्चा की है जो सारी व्यवस्थाओं की देखभाल करेंगे, युक्तक, राजुक और प्रादेशिक। इन 3 बातों की चर्चा की गई है, 3 अधिकारियों की। कौन कौन से? युक्तक, राजुक और प्रादेशिक। चौथा जो लेख है उसमें जो बात की गई है वो है धम्म घोष की। बोले कि भेरी घोष यानी कि युद्ध की घोषणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि धम्म घोष होना चाहिए, यानी कि धम्म यानी कि अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यार, युद्ध के लिए क्या करना है? चौथी बात। इसी तरीके से हम बात करें तो जो 5वां जो लेख है, 5वें लेख में उसने धम्म महामात्रों की चर्चा की है जो एक प्रकार से समाज में नैतिकता को बढ़ावा देंगे, अच्छे विचारों को बढ़ावा देंगे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। छठे में उसने क्या कहा है कि मैं कहीं पर भी हूं, कोई भी संकट में हो, मुझसे कभी भी आकर के मिल सकता है, यानी कि मैं सभी के लिए उपलब्ध हूं, कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं कहीं भी रहूं, सभी लोग मिल सकते हैं अगर उन्हें समस्या है तो। यानी कि वो जन कल्याण के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को शो करता है। समझ लीजिए, ठीक है ना। 7वें लेख में कहता है कि सभी लोग साथ में रहें, यानी कि सभी लोग साथ में रहें, मिलजुल करके रहें। 8वें में बात करता है कि वो धम्म यात्रा की बात करता है। बोले कि किसी इधर उधर के घूमने फिरने के बजाय आप धम्म के विचारों के प्रचारों के लिए आप इधर उधर जाइए, मिलिए, घूमिए आराम से। ये सारी चीजें बात करता है। ये हो गए। 9वां है, 10वां है, 11वां है। 11वें लेख में कहता है कि वो धम्मदान जैसा कोई दान नहीं है। धम्मदान जैसा कोई दान नहीं है, धम्मदान के बारे में चर्चा करता है। और 13वें लेख में, 13वां जो लेख है उसमें कलिंग विजय की बात करता है, कलिंग विजय की बात करता है, प्लस दक्षिण के राज्यों की बात करता है, चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की बात करता है। और साथ के साथ 4 अपने पश्चिमी क्षेत्र के विदेशी राज्यों की बात करता है की चर्चा, जिसमें वह देखा जाए तो मिस्र का फिलाडेल्फस है, टॉलमी फिलाडेल्फस है, मकदूनिया का एंटीगोनस है, ठीक है ना, और आपका कादा साइरिन का मगस है, और एपिरस का आपका अलेक्सुंदर है। ये 4 पड़ोसी राज्यों की चर्चा करता है। तो इस तरीके से उसने अपने इन 14 बातों में महत्वपूर्ण बातें कही हैं और सभी के लिए संबोधित किया है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं, शिलालेख, जिनको हम कह सकते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जिनको हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लघु शिलालेख हैं जो इस समय आपकी चर्चा की गई। तो देखिएगा, तो इनमें एक आपने नाम सुना होगा मास्की। मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक, अगर ये अभिलेख ना मिले होते तो हमें यही पता नहीं चलता कि अभिलेख थे किसके। एक्चुअली में श्रीलंका के राजा को, श्रीलंका का राजा भी अपनी उपाधि लेता है प्रियदर्शी राजा, क्योंकि वहां भी बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। तो वहां के लोगों के बारे में तो पता था कि वहां का राजा प्रियदर्शी कहलाता है, लेकिन भारत में जब इतने सारे अभिलेख मिले और सब पर लिखा हुआ प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा, तो लोगों को लगा कि यार भारत में इतने ज्यादा प्रियदर्शी राजा के अभिलेख हैं, तो कहीं ये श्रीलंका वाला राजा तो नहीं है जिसने अपने धर्म के प्रचार के लिए यहां पर इतना सब कुछ करवाया हो।
किया हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसी वजह से बहुत लंबे समय तक ये चर्चा चलती रही। बाद में मास्की का अभिलेख मिला और उसमें अशोक का नाम अशोक मिला, ठीक है ना। और इसी में अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध शाक्य। उसके अलावा आपका गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम, ये सब मिले और इसमें भी अशोक का नाम अशोक नाम मिला। तब ये प्रूफ हो गया कि ये भारत का राजा अशोक है, सम्राट अशोक के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें एक और भी है, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू, जिसे बैराट अभिलेख भी कहते हैं। और इसमें बौद्ध धर्म के बौद्ध त्रिरत्न की चर्चा की गई है, की चर्चा। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, इनकी चर्चा की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख के बारे में मैंने आपको चर्चा की है। इसी प्रकार से हम बात करें तो आपके ध्यान रखिएगा, स्तंभ लेख भी थे, स्तंभ लेख। और अशोक ने इन अभिलेखों को अपने अधिकारियों के सानिध्य में इनको बाकायदा तैयार करवाया, पूरे भारत में लगवाया, स्टोन के बने हुए बेहतरीन डिजाइन के साथ बनवाए और उन पर लेख लिखवाए। और जो स्तंभ लेख हैं ये भी दो प्रकार के हैं, एक दीर्घ स्तंभ लेख और एक है आपके लघु स्तंभ लेख। दीर्घ और लघु स्तंभ लेख, ठीक है ना। ये किए गए। दीर्घ स्तंभ लेख की जो बात की जाए तो इनमें जो लेख हैं इनकी जो संख्या है वो है 7 और स्थान है 6। 6 स्थान से 7 अभिलेख की बात की गई है। स्थान कौन कौन से हैं देखिएगा, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली टोपरा, नंबर 3 रामपुरवा, नंबर 4 लौरिया नंदनगढ़, नंबर 5 लौरिया अरराज, और छठा प्रयाग। प्रयाग, इनमें से 3 बिहार में है, ये दोनों, एक हरियाणा में, एक दिल्ली में और एक प्रयाग यूपी में है ही, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। और इनमें से जो एक अभिलेख है दिल्ली टोपरा वाला, ये वाला, इसमें केवल 6 लेख हैं, बाकी सब में 7 हैं, बाकी सब में 7 लेख हैं। और इन सब का संबंध किससे है? धम्म से। इसी में बताया गया है कि अशोक का धम्म क्या है, कियमचु धम्मे, धम्म अपासन वे दया दाने, सुचिता, नैतिकता, यानी कि लोगों पर दया करना, मिलजुल करके रहना, यही धम्म की व्याख्या दी गई है, ये इसमें बताया गया है। ओके। और लघु स्तंभ लेख की बात की जाए तो लघु स्तंभ लेख में तो देखेंगे तो आपके सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, और ये तीनों संघभेद अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख, क्योंकि इसमें अशोक कहता है, उन लोगों की सचेत करता है कि यदि किसी ने भी बौद्ध संघ में भेदभाव करने या उसको तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे दंडित करूंगा। इसलिए ये तीनों अभिलेख संघभेद अभिलेख कहलाते हैं। इसके अलावा इसी में दिया गया है आपका रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख, जो अशोक खुद लुम्बिनी जाता है और वहां पर अभिलेख लिखवाता है और वहां का जो कर है, आयकर, सॉरी करीब भूराजस्व जो है, भूराजस्व, उसको घटा देता है, घटा करके 1/6 से 1/8 कर देता है, ये किया। और ये पहला आर्थिक अभिलेख है, आर्थिक दृष्टिकोण से। उसके अलावा एक और भी है अभिलेख जो उसने करवाया था, और वो है निगली व सागर का अभिलेख, निगली व
तागर का अभिलेख, और ये कनक मुनि का स्तूप की बात की गई है। कनक मुनि स्तूप को भी इसने बढ़वाया। इसमें ये सारी चीजें, तो ये कुछ अभिलेख इनकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा गुहालेख की बात की जाए तो गुहालेख देख लीजिए। गुहालेख जो हैं, ध्यान रखना, वो आपके दो तरीके के हैं। एक अशोक के हैं। अशोक ने बिहार की बराबर की पहाड़ियां जो हैं, बराबर की पहाड़ियों में बनवाई गुफाएं, कुछ गुफाएं बनवाई। और दूसरे इसके पौत्र दशरथ के हैं। दशरथ के, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में कुछ गुफाएं बनवाई, नागार्जुनी पहाड़ी में, ठीक है। इसमें देखा जाए तो बराबर की पहाड़ियों में जो अशोक ने अपने गुफाएं बनवाई और आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दी, उसमें आप देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण हैं। अगर ध्यान से देखें तो सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। और इधर देखेंगे तो जो दशरथन बनवाई थी नागार्जुनी में, गोपिका गुफा, वड़तिका और वहियक। गोपिका, वड़तिका और वहियक गुफा। इनमें एक नाम और आपको पता चलता है, लोमस ऋषि की गुफा। लोमस ऋषि की गुफा बनी तो ही जरूर है, लेकिन वो मौर्य शासकों ने नहीं बनवाई थी, वो बाद में बनी हुई है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके अभिलेख और सारे लेख हैं जो आप लोगों के अशोक ने लिखवाए, और इनसे देखिए अशोक के साम्राज्य की जानकारी मिलती है कि अशोक ने जहां जहां लेख लिखवाए, जहां जहां स्तंभ लेख हैं, वो उसके साम्राज्य की सीमा को दर्शाते हैं। इन स्तंभों पर जो डिजाइन बनी हुई है, पशु पक्षी बने हुए हैं, वो बेहतरीन कला साहित्य के नमूने हैं। बात समझना, उन पर जो विचार कहे गए हैं उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार हैं, लोगों के कैसे हैं, एक राजा का नैतिक दायित्व क्या है, राजा क्या बात कहना चाहता है, जनता किस तरीके से सुनना चाहती है, वो सभी विचार इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए अशोक के अभिलेख शासन, प्रशासन, राजा की सोच, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, अर्थव्यवस्था, इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास वैकल्पिक विषय अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए ईयर एंड शेल में एक बेहतरीन मौका है। MK लाइव कोड के साथ 12,999 रुपए में बैच को ज्वाइन करने का, न्यू ईयर बैच 2026 के लिए। और ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से, तो जल्दी कीजिए मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मात्र 12,999 रुपए में हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करें। और दूसरा, SIP बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर इवनिंग जो 31 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है SIP का, मात्र 4,999 रुपए में MK लाइव कोड के साथ में, यानी प्रीलिम्स के लिए स्पेशली 3 महीने का स्पेशल कोर्स जो डेडिकेटेड आपके रिवीजन के लिए काम आएगा विद टेस्ट सीरीज। आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्टडी IQ की बेहतरीन लिखी गई एग्जाम ओरिएंटेड किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो मात्र आपको 4,299 रुपए में MK लाइव कोड के साथ 18 किताबों का, बेहतरीन किताबों का सेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेवर, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करके बनाई गई किताबें हैं। तो इस समय इस मौके का, इस ईयर एंड सेल का फायदा उठाइए और अच्छे से काम कीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, manoj.kumar1@studyiq.com, और ये मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।